हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। आप जिस समय भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उस समय के लिए अभिवादन आपके लिए है। तो आइए हम लोग आज एक फिजिक्स का नया जर्नी स्टार्ट करेंगे, यानी कि यात्रा स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग 12th के फिजिक्स को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। एक एक टॉपिक आपको क्लियर किया जाएगा, उसमें न्यूमेरिकल्स कैसे लगते हैं उसको बताया जाएगा, यानी बेसिक्स है, 12th का बेसिक्स है। अगर आप 11th नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसको हम लोग कवर कर पाएंगे, यानी कि आपको सिखाने की कोशिश किया जाएगा। तो आप लोग एक काम करें, मेरे साथ ही आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं और जो भी पॉइंट है उसको लिखें, लिखें और समझें। और ज्यादा अगर वीडियो तेज होगा तो उसको पॉज करिए और पॉज करके दोबारा फिर रिप्लाई करिए, उसको सुनिए और समझिए और लिखिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। तो मेरा नाम है विक्की कुमार और मेरा चैनल का जो नाम है फिजिक्स वाला 02, जो कि छोटा सा चैनल है, आपका प्यारा चैनल होना चाहिए और मेरा भी प्यारा चैनल है। तो विक्की कुमार मेरा नाम हुआ और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स वाला 02। तो चलिए आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आपका जो 12th का पहला चैप्टर है 12th फिजिक्स, यहाँ से हम लोग टॉपिक डाल लेंगे 12th फिजिक्स। अब 12th फिजिक्स में आपका जो पहला चैप्टर का नाम है वो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का वीडियो जो होगा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, अर्थात हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको थोड़ा एक दो वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पीछे की कहानी भी है। 600 ईसा पूर्व आपको इस चार्ज का खोज हुआ था, खोज नहीं हुआ था, मतलब कि अंबर नाम से इसको जाना जाता था। फिर आया आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इस चार्ज का आवेश नाम दिया, मतलब कि इसको अंबर को चार्ज नाम दिया। तो इलेक्ट्रिक हम लोग इस पर ज्यादा चर्चा ना करते हैं, इतिहास पर आते हैं। होता क्या है चार्ज, उसको हम लोग जानते हैं। तो चार्ज को जो है हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, चार्ज को क्यू से सूचित करते हैं। थोड़ा सा डिफाइन कर ले आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश आते हैं, आवेश के बारे में हम लोग जान जाते हैं। देखिए आवेश जो होता है किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है, यानी कि अगर ये वस्तु हो गया, ये कोई वस्तु हो गया तो इसके अंदर का गुण है, ये दिखाई नहीं देगा आपको। तो जो चार्ज के साथ आवेश जो होता है ये आपको वस्तु का अंदर का गुण है। हाँ, अब ये जब आ जाएगा तो किसी अन्य वस्तु को अपने तरफ खींचने लगेगा या अपने से दूर धकेलने लगेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वस्तु जो है इस पर चार्ज आ चुका है। चलिए चार्ज के बारे में और कुछ जानते हैं डिटेल्स में, हटाते हैं इनको। देखिए चार्ज को जो है मतलब आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, बड़ा या छोटा, ये सूचित करते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट में होता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अगला पॉइंट है हम लोग का कि आवेश का जो मात्रक होता है, ये आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। सॉरी, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। और आवेश का जो एक और ऐसा ही सीजीएस मात्रक होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है अस्टैट कूलम्ब। अस्टैट कूलम्ब, ठीक है। आवेश का जो हम लोग बीमा जानते हैं, तो आवेश का जो बीमा होता है, बीमा, इनको मतलब देखिए बीमा को हम जब भी लिखेंगे तो उसको बड़े कोष्ठ के अंदर में लिखेंगे, तो ये हिंदी वाले को नहीं जो इसका बीमा होता है। तो आवेश का जो बीमा होता है एटी होता है या आईटी होता है। तो इस तरीका से हम लोग आवेश के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की। और भी आते हैं आवेश के बारे में जानते हैं।
आवेश जब रुका रहेगा यानी कि रेस्ट पर रहेगा, आवेश, एक सेंटेंस लिख देता हूं पूरा, आवेश जब रुका रहेगा, रुका रहेगा, चाहे रुका है तो विद्युत क्षेत्र फैलाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। आवेश जब रुका रहेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब ये मूव करेगा, चलेगा, जब चलेगा तो आपको विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करेगा। तो ये हम लोग के आपको आवेश के बारे में जानकारी हो रहा है कि जानकारी हम दे रहे हैं आपको कि आवेश क्या क्या होता है। तो चलिए इसको और थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको हटाएंगे, फिर दूसरा चीज और इसके बारे में बताते हैं। तो आवेश जो होता है, जो किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। आवेश जो होता है किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है, यानी अंदर का गुण होता है, और वो बाहर से दिखाई नहीं देता है, बट फीलिंग हो सकता है। फीलिंग कैसे होगा कि अगर किसी चीज पर आवेश आ जाएगा, किसी भी वस्तु पर आवेश आ जाएगा, तो वो छोटे छोटे वस्तुओं को अपने तरफ खींचने लगेगा या अपने से दूर ढकेलने लगेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि उस वस्तु पर क्या है, चार्ज है, चार्ज उत्पन्न हो गया। चार्ज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। चार्ज को हम लोग Q से सूचित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज को हम लोग Q से सूचित करते हैं। चाहे आप बड़ा से सूचित कर सके या छोटा से सूचित करें, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार का होता है। जो चार्ज का मात्रक होता है कूलम होता है, और कूलम को C से सूचित करते हैं। ठीक, चार्ज का जो मात्रक होता है सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम होता है, और जो चार्ज का बीमा जो होता है वो एटी होता है या आईटी होता है। ये आपको डाटाबेस है, इसको याद कर लीजिएगा, नोमेनक्लेचर बनाने में आसानी होगा। फिर जब आवेश रुका हुआ रहेगा तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो विद्युत क्षेत्र आगे चल के आपको पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अभी के लिए जान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जाने पर विद्युत बल का अनुभव होता है। जब विद्युत बल का अनुभव होगा तो हम लोग उससे समझ जाएंगे कि ये कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। आगे चलते हैं कि जब आवेश चलेगा यानी कि गतिशील होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। चलिए आते हैं और इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं आवेश के बारे में थोड़ा। तो आवेश क्या होता है, कुछ कुछ जानकारी इकट्ठा होगा, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो आवेश और आपको जानकारी देता हूँ कि आवेश जो होता है दो तरीका का होता है, ये तो आपको पता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आवेश जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ये हम लोगों ने देखा। अब देखिए जैसे कि सेम चार्ज रहेगा, मैं बता रहा हूँ कि अगर सेम चार्ज रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं ये एक दो चार्ज को हम लोग सॉरी, देखिए जब ये सेम चार्ज रहेगा प्लस प्लस, तो एक थे बंधे हुए हैं, लेकिन जब हम लोग एक साथ लाएंगे तो ये रिएक्ट कैसा करेंगे, एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर धकेलेंगे। यही कंडीशन अगर माइनस के साथ भी है, माइनस भी हम लोग ले लेते हैं, तो माइनस वाले को भी अगर हम लोग एक साथ बांध करके इसे लटकाते हैं और ये सेम चार्ज रहेगा तो ये रिएक्ट कैसे करेगा, ये भी आपको हो जाएगा दूर पर। तो ये आवेश इधर और ये भी आवेश इधर, इस तरीका से, यानी कि सेम चार्ज रहेगा, एक जैसा चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, दूर धकेलेगा, विकर्षित करेगा। अब फिर आपको मैं बोलूं कि अगर एक जैसा ना रहे, जैसे कि ये मैंने दो चार्ज लटका दिया, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, तो ये और नजदीक आ जाएंगे। इसको और एक फिगर से समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज हमने लटकाया माइनस और एक यहाँ पर चार्ज लटका दिया प्लस। अब ये रिएक्ट कैसा करेंगे, ये दूर तो थे लेकिन इस तरीका से रिएक्ट करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, अर्थात मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समीप लाएंगे। अब चलिए ये बल कैसे लगाते हैं, कितना बल लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करें। इसको हम लोग डिलीट करते हैं, हटाते हैं, दिशा उषा का ज्ञान होगा इसमें कि एक दूसरे पर कैसे बल लगाते हैं। तो इस बात की जानकारी को देने वाले का नाम है कूलम।
चलिए तो हम लोग अपने जो चैप्टर का मेन टॉपिक है उस पर आते हैं और देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुल्लम। अब कुल्लम साहब ने बताया कि अगर दो चार्ज है मेरे पास, एक आवेश और एक आवेश, यहाँ पर अगर ये दो चार्ज है, मान लेते हैं कि इसका नाम Q1 और इसका नाम Q2 है, तो उन्होंने बोला कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर बल लगाते हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। अच्छा, ये बल किसे लगाएंगे भाई, केंद्र से केंद्र की ओर, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर ये है, तो केंद्र से केंद्र की ओर बल लगाते हैं। बल लगाने का मतलब ये नहीं कि ये इधर से लगाएंगे ये इधर से लगाएंगे, केंद्र से केंद्र की ओर बल लगाएंगे। अर्थात देखिए ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को धक्के लेंगे, दूर धक्का देंगे। तो अगर ये मैं इसको Q1 कह रहा हूँ कि ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर डाल दो, साफ दिखाई देगा, यहाँ पर Q2। तो अगर मैं बोलूँ कि Q1 Q2 पर बल लगाएगा, तो बल लगा के अगर इसको करेगा क्या, धक्का देगा, तो इसको इसी डायरेक्शन में इस लाइन पर भेजेगा आगे धकेल करके। या फिर मैं बोलूँ कि Q2 Q1 पर बल लगाएगा, तो ये भी बल लगा करके Q1 को इस लाइन पर धकेलेगा दूर। ऐसा नहीं कि इसको धक्का देके इधर भेज दिया या ई वाला धक्का देके इसको ऐसे भेज दिया, नहीं, ये सेंटर से सेंटर बल लगाते हैं, यानी केंद्र से केंद्र। इसीलिए हम लोग कुलम का जो नियम है उसको केंद्रीय बल भी कहते हैं। विद्युत बल तो केंद्रीय बल भी इसको करते हैं। तो चलिए ये बात पे आया। अब ये जो दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, इसी के बारे में कुलम साहब ने एक नियम दिया हम लोग, इसी के बारे में कुलम साहब ने एक नियम दिया। बोले कि अगर दो आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच का दूरी R हो, इनके बीच की दूरी क्या हो, R हो, तो इन्होंने बताया कि इन दोनों पर जो लगने वाला बल है, बल F, वो दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब देखिए इसका परिमाण Q1 है और इसका परिमाण Q2 है, दोनों का गुणनफल होगा Q1 इंटू Q2 बराबर Q1 Q2। ये हो गया परिमाण, इनके समानुपाती होता है ये बल, यानी कि दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है, दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात कहना क्या चाहता है, जो बल लगेगा वो समानुपाती होता है Q1 के और Q2 के। ये पहला बात बोले थे। और दूसरा बात बोले थे कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है F, वो दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के, यानी इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहना चाहते हैं कि F समानुपाती 1/r²। और ये समीकरण हो गया 2। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, दोनों को हम लोग लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटा में r², ये आया। तो इसी को हम लोग कुलम का नियम कहते हैं। कुलम का नियम क्या होता है बाबू, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, इस बल के बारे में कुलम ने बताया, जिसे हम लोग कुलम का नियम कहते हैं। और उन्होंने अपने इस नियम में खासकर ये बताया कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के परिमाण के, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात में ये बात कहना चाहता है। और दूसरी बात कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, वो दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये F समानुपाती 1/r²। अब ये दोनों को मिला करके हम लोग देखें तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा में r²। जैसे इसको सॉल्यूशन किया गया, तो जैसे मान लेते हैं कि F, जैसे समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर आया चिन्ह, और समानुपाती के हटने के बाद बराबर आता है तो एक नियतांक इन्होंने ले दिया K, और ये सूत्र बन जाएगा K Q1 Q2 बटा r²। अब ये लीजिए परफेक्ट आपको कुलम नियम बनकर। अब इसमें कौन क्या क्या चीज है सब आपको पता है, देखिए अभी समझा देता हूँ। K है जो नियतांक है, K जो है बाबू नियतांक है, नियतांक है, और इसका मान जो होता है, यानी K का जो मान होता है, K बराबर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब मैं ये बता दूं कि एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन भी होता है,
या एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इतना फिलहाल देख लेते हैं। फिर इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम स्क्वायर। तो फिर से देखते हैं, F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के कहाँ से आया है, समानुपाती का चिन्ह हटा है। समानुपाती का चिन्ह जैसे हटा है बराबर का है तो के एक नियतांक आया है, के एक नियतांक है और के का मान होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा कि एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन या एप्सिलॉन आर यूज किया जा सकता है, बट 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और ये जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ये यहाँ से ही निकला। ठीक है, के का मान इतना रखेंगे, फिर आपका सॉरी यहाँ Q1 और Q2 का मात्रक लिखेंगे, आर स्क्वायर का मात्रक लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे। अर्थात हम लोग के का मात्रक निकाल रहे हैं तो इसका सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। देखिए एक जो कहते हो इधर है के इफेक्ट जो कहते हैं। अब देखिए जो Q1 और Q2 है फिर से साइड है, मतलब दाहिने साइड है, आपको गुणा में है, के साथ किसमें है, गुणा में, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी कि Q1 और Q2 बराबर, दोनों आवेश ही तो है, तो आवेश के मात्रक हम लोग एक साथ लिख लेंगे, के स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर जो है के स्क्वायर के साथ में कैसा रिलेशन है, आर स्क्वायर जो है के साथ कैसे रिलेशन है, भागा में, इधर आएगा तो गुणा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए के जी कहते हो, ये एक बल है तो इसका न्यूटन, ये आर दूरी है तो इसका मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बटा में कूलम स्क्वायर। ये मात्रक होता है आपका के का। चलिए तो उम्मीद करते हैं इतना समझ चुके हैं। तो आइए हम लोग इस पर 2-4 न्यूमेरिकल बना लें, फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ। चलिए तो कूलम का, इसको हम लोग कूलम का अदिश नियम भी कहते हैं, कूलम का अदिश नियम। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरे के पूरे समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और देखते हैं। देखिए तो आपको, मेरे पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज, और इस त्रिभुज पर तीनों पर मैंने बराबर आवेश ले लिया और इसका नाम डाल दिया, मान लेते हैं कि छोड़ देते हैं इसका नाम, फिर ए बी सी कर लेते हैं, भुजा का ए बी और सी। मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने पर आपको समान आवेश Q परिमाण का आवेश है, Q Q Q तीनों कोने पर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो ए बिंदु पर आवेश है, ए बिंदु पर, उस पर कुल कितना बल लगेगा, F नेट कितना लगेगा। तो देखिए आइए सोल्यूशन इसका करते हैं। देखिए हमारे पास समान समबाहु त्रिभुज है और सब पर, सभी के कोने पर समान आवेश है। तो अगर इनका हम लोग को भुजा पता नहीं तो इसको हम लोग भुजा मान लेते हैं ए, तो सभी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। अब भूल जाइए कि मेरे पास ये ट्रायंगल वगैरह है, अब दो दो लेकर के सोल्यूशन कॉलम जो नियम है उसी पर हम लोग बना लेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई कि जो बी वाला है ए पर बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को ए पर ही निकालना है नेट बल। तो ये प्लस ये बी प्लस है तो विकर्षण बल लगाएगा। तो ये वाला बी वाला जो आवेश है, ए वाला पर आवेश पर बल लगाएगा और ये बल लगा करके इसको इस डायरेक्शन में भेज देगा। अभी मैंने डायरेक्शन वहां बताया है कि केंद्र से केंद्र की ओर बल लगाता है। इतना ये डायरेक्शन हो गया। ये वाला जो होगा, ये वाला सी वाला जो आवेश है, ये वाला पर बल लगा करके इसको इस डायरेक्शन में भेज देगा। ठीक, पहले दिशा पता चल गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि कैसे सूचित करेंगे, क्या करेंगे उसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिखा कि एफ वेक्टर, बल सदिश राशि है तो एफ वेक्टर। अब देखिए यहाँ से Q जो B पर है वो A वाले Q पर बल लगा रहा है, तो जिस पर बल लगा रहा है उसको पहले लिखेंगे और जिसके कारण लग रहा है उसको बाद में। जैसे मैंने देखा एफ वेक्टर और लिख दिया A और B। इसका हिंदी ये है, ये संकेतित भाषा हो गया, इसका हिंदी यही होगा कि जो A पर बल लग रहा है किसके कारण, B के कारण। ए पर जो आवेश है उस पर बल लग रहा है और किसके कारण, बी पर। ध्यान में रखिएगा, जिस पर लगेगा उसको पहले, जिसके कारण लगेगा उसको बाद में। और ये कितना होगा भाई, तो होगा के, Q1 के जगह है Q, Q2 के जगह में है Q और बटा में ए स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर।
इसको सोल्यूशन करिएगा तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। तो ये वाला बल आपको लगा है, ये लगाया है कौन, बी वाला लगाया है, लगा है किस पर, ए वाला। तो हम लोग देखते हैं बी वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला आगे इस पर ऐसे बल इस डायरेक्शन में लगाया है और लगा करके यहाँ तक भेजा। इस बल का मैं नाम ले दूं एफ वेक्टर। किस पर लगा है भाई, ए पर। किसके कारण लगा है, बी के कारण। और कितना लगा है, तो के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, एक तो ये हो गया। अब सी वाला ए वाला पर बल लगाएगा, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं पुनः एफ वेक्टर। किस पर बल लग रहा है भाई, ए वाला, ए वाला हो गया। किसके कारण, तो सी वाला के चलते, सी वाला के चलते हो गया। यहाँ पर हो जाएगा फिर से के, कूलम नियम याद है ना, कूलम नियम नहीं याद है तो यहाँ पर एफ बराबर के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग, के जगह के हो गया, Q1 की जगह यहाँ पर Q, Q2 के जगह पर भी Q, और बट्टा में क्या हो जाएगा भाई, ये वाला देख रहे हैं हम लोग, तो देखिए ये वाला ऐसे, तो ये वाला आपको बीच का दूरी ए स्क्वायर, अर्थात ये आपको सोल्यूशन करने पर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर। तो इसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, देखिए एफ वेक्टर बराबर के Q1 क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। डायरेक्शन पता है। अब यहां से आइए क्लियर करता हूं। ये आवेश है यहाँ पर, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, और एक बंदा आपको इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, और दोनों बराबर बल से। क्यों बराबर बल बोल रहा हूँ, देखिए के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, दोनों बल बराबर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं बंदा ये बीच से जाएगा। ये अब समझा रहा हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं और एक लड़का इधर से खींच रहा है मेरे को, और एक लड़का इधर से खींच रहा है, परपेंडिकुलर मान लेते हैं एक दूसरे के, दोनों बराबर बल से खींच रहा है, तो मैं बीच से ही तो जाऊंगा, बीच से ही जाऊंगा। तो इसी को हम लोग एफ नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ नेट, यानी कि कुल बल। तो इसको हम लोग एफ नेट कहते हैं, एफ नेट। अब एफ नेट कितना होगा, आइए हम लोग उसको निकालते हैं। तो पहले इसको हम लोग कुछ कर ले, देखिए ये इसको पहला बार एफ निकला है, तो इसको मान लेते हैं F1 इतना बराबर, और इसको मान लेते हैं हम लोग F2। और ध्यान से देखिए ना, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर बराबर F। न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे, या लास्ट में हम लोग वैल्यू भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को एफ नेट निकालना है, तो चलिए एफ नेट का हम लोग सूत्र लिखते हैं। एफ नेट निकालने का तरीका फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े तो सीख लीजिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो इसी सूत्र पर हम लोग को रखना है, आर के जगह पर एफ नेट रख दिए मॉड के साथ, यानी परिमाण निकलेगा इसका। और ए के जगह पर F1 लिखेंगे, तो F1 लिखे या F2 लिखे, दोनों तो बराबर ही है। तो यहाँ पर मैं F1 के जगह पर F स्क्वायर कर दूं, F2 के जगह पर भी F स्क्वायर कर दूं। तो देखिए ये हो गया ए के जगह पर और ये हो गया बी के जगह पर। फिर सूत्र पर हम लोग ले चलेंगे, तो होता है 2 ए के जगह पर F, बी के जगह पर भी F। अब गुणा में, अब बात रह गया कि cos थीटा का मान कितना रखें, तो cos मैंने लिख दिया और थीटा को यहाँ पर समझते हैं। देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इनका जो बीच का कोण होगा कितना होगा। अगर यहाँ से पता नहीं चलता तो आप ये देखिए समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री का होता है। और ध्यान से देखें तो ज्यामिति में आप लोग देखे होंगे कि इसी सभी में कोण है, अर्थात ये 60 तो ये भी 60, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। उम्मीद है समझ में आया। अब इसको बस सोल्यूशन करने मात्र हो रहा है। देखिए एफ स्क्वायर, अभी सोल्यूशन करता हूँ, रुक जाइए। एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, और cos 60 का मान होता है 1/2, ये 2 से 2 मर जाएगा। अब देखिए इधर सोल्यूशन करने पर कितना आया, एफ स्क्वायर यानी कि 3 गो एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर एफ नेट।
एफ नेट। तो आपका आंसर आया, रिजल्टेंट आएगा एफ नेट इक्वल टू 3f स्क्वायर है, तो एक f बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3। अब देखिए f का जो वैल्यू है यहाँ पर f1 बराबर f2 बराबर a, अर्थात f1 या f2 किसी का वैल्यू रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए f का वैल्यू ये वाला है, k हो गया, क्यूब स्क्वायर हो गया बट्टा में a स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3। तो ये हो गया आपको एफ नेट का वैल्यू, अर्थात इस पर जो आपको ए पर आवेश था उसको बी वाले ने धक्का देकर इधर भेजा, जो ए पर आवेश था सी वाले ने धक्का देकर इधर भेजा, लेकिन ये गया कहाँ, बीच से। तो ये तो डायरेक्शन पता चल गया कि ये बीच से जाएगा और बीच से जाएगा। अब परिमाण कितना लगेगा, तो के क्यू स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 बट्टा में ए स्क्वायर, इतना परिमाण हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो दिखे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ऑल पर कर लें। और ऐसे ही आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को इजाजत दीजिए कि हाँ ऐसे ही वीडियो अपलोड करिए, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू।